जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैरंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नगेन हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक काल के तहत छायावाद युग में प्रेम और मस्ती का जो काव्य है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रीवियस के लेक्चर में आपने देखा होगा छायावाद काल के सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी तथ्य थे उनसे हमने आपका परिचय करा दिया है। तत्पश्चात जितने भी प्रमुख कवि हैं छायावादी स्तंभ के रूप में, चाहे प्रसाद हो, निराला हो, पंत हो, महादेवी वर्मा हो, उन पर चर्चा कर लिया है। और एक जो यहाँ पे आता है कि प्रेम और मस्ती का काव्य, जैसे हालाबाद वगैरह आपने सुना होगा, तो वो सारी चीज़ें इसी में हम पढ़ेंगे। और चैनल पे आपको ये बता दें कि अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है तो शुरू से पहले वीडियो से देखिएगा तो ही समझ में आएगा। बाकी संपूर्ण इतिहास के लिए रामचंद्र शुक्ल सीरीज भी कराया गया, उसे कर लें। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब ये करना ना भूलें। और देखिए यहाँ पे आपको हर टाइम देना पड़ेगा तो ही चीज़ों को समझ में आएगा। प्रेम और मस्ती का काव्य जो है, प्रस्तुत काल के काव्य में ये कहा जाता है कि जो छायावादी रचनाएं हैं इतनी प्रौढ़ और शक्तिशाली हैं कि प्राय इस काल का विवेचन करते हुए आलोचकों का ध्यान केवल छायावादी काव्यधारा में ही केंद्रित नहीं रहता। परिणाम ये है कि जो ये काल है इसमें वे कवि जो पूरी तरह से छायावाद के तहत नहीं आ रहे हैं, मतलब आप देखिए प्रेम और मस्ती के काव्य में किनको उठा के रखा गया है, जो कम्प्लीटली छायावाद की जो परिपाटी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इनमें इन्होंने जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन को रखा, भगवती चरण वर्मा, बच्चन जी हैं, नरेंद्र शर्मा है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, नरेंद्र शर्मा, अंचल, ये सभी छायावाद के तहत ही लिखते हैं, लेकिन इनका जो लिखने का आधार है वो प्रणय मूलक है। प्रणय मूलक व्यक्ति कविताओं का अध्ययन, इसमें आपको प्रेम और यौवन की प्रखरता, आवेश को व्यक्त करने वाली इनकी अधिकांश रचनाएं देखने को मिलेंगी। जो कि आप छायावाद के बाद जाएंगे ना, जिनको छायावाद उत्तर में बांट दिया जाता है, वो उसमें भी आती है। यानी छायावाद का जो प्रारंभिक फेज है उसको तो छायावाद कहा, लेकिन बाद का छायावाद उत्तर कह दिया गया। तथापि इस दिशा में इनका आरंभिक कृतित्व छायावाद युग में ही प्रकाश में आता है। फलस्वरूप आलोच युग की इस काव्यधारा पर यहाँ संक्षेप में विचार कर लेना जरूरी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य की रचना की है, किंतु उनकी प्रणय संबंधी रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्रणय और यौवन, प्रेम और यौवन का चित्रण तो छायावादी काव्य में बड़ी तल्लीनता के साथ देखने को मिलेगा। इसलिए इन कवियों को स्वतंत्र रूप से प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के तहत रखने का आधार दिया गया है। उत्तर स्पष्ट है कि छायावादी कवियों में प्रणय का महत्व सीमित है। प्रसाद है, निराला है, पंत है, जिनको हम छायावादी आधार भी कहते हैं, स्तंभ भी कहते हैं। इनमें आपको जो रति यानी प्रेम है उनके मांसल और आवेश में रूप के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति मिलती तो है, लेकिन वो धीरे धीरे इन कवियों ने उसको स्थूल प्रणय बंधन से ऊपर उठा दिया है। एक व्यापक जनजीवन चेतना के साथ उसको जोड़ दिया, उसको हास परिहास विलास का भाव बनाकर नहीं छोड़ा है। ये जीवन के सर्वोत्मुखी विकास के सोपान के रूप में से ग्रहण किया है। इस दृष्टि से प्रशांत, इनकी आंसू कविता देखिए, ये भी तो छायावादी प्रणय भावना है, लेकिन ये मांसल वासनात्मक रूप में नहीं है। इसको इन्होंने विश्वव्यापी उदात्त भावना से जोड़ दिया है। जो करुणा है उस करुणा को इन्होंने व्यक्तिक ना रखे सर्वव्यापी करुणा के रूप में हमारे समक्ष रखा है। सेम चीज आप इनकी कामायनी देखिए, कामायनी में जो श्रद्धा है, जो काम गोत्रजा है, प्रेम का संदेश सुनाने के लिए अवतरित हुई है, वो एक सीमा तक तो लौकिक प्रणय के आलंबन के रूप में रहती है, लेकिन अंत में जब दर्शनवाद की बात आती है, जब आप 15वें सर्ग में जाते हैं, तो उसी को ये रागात्मक वृत्ति का संबल पाकर मनु आनंद लोक तक पहुंचते हैं। निराला जी हैं तुलसीदास रचना में भी रत्नावली के माध्यम से जो उन्होंने प्रेम को ठुकराया गया था उस रूप में दिखाते हैं, पर प्रेम की सामान्य लौकिक को उन्होंने निषेध कर रागबोध को एक उदात्त आध्यात्मिक स्तर पे और जनजीवन को इतना ज्यादा अपने काव्य से प्रभावित कर दिए कि वो घर घर में पूछे जाने लगे रामचरितमानस के रूप में। सांस्कृतिक स्तर पे भी प्रतिष्ठित हुए। ये प्रेम को साध्य ना मानकर एक साधन मानते हैं जो हमें बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, किंतु प्रणय का ये रूपांतर उनके छायावधोत्तर काव्य में पूर्णता के साथ मुखर हुआ है। जो चीजें थोड़ी थोड़ी यहाँ दिख रही थी वो पूर्णता के साथ कहते हैं कि छायावाद के बाद के समय में आप देखो तो और मुखर रूप में आई है। महादेवी ने तो शुरुआत से ही प्रणय को, हमेशा ही प्रेम को आध्यात्मिक स्तर पर ग्रहण करने का प्रयास किया है। इस प्रकार छायावादी प्रणय धीरे धीरे रूपांतरित और विकसित होते हुए एक व्यापक जीवन दर्शन से जुड़ जाती है।
इसी संदर्भ में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यद्यपि जो छायावादी चेतना है वो भी प्रधान रूप से व्यक्तिवादी चेतना और प्रेम और मस्ती की इन कमियों की साधना जो है वो व्यक्तिनिष्ठ रही है, तथापि दोनों के व्यक्तिवाद में मूलभूत अंतर है। छायावादी व्यक्ति चेतना शरीर से ऊपर उठकर मन और फिर आत्मा का स्पर्श करने लगती है, जबकि इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ चेतना प्रधान रूप से शरीर और मन के धरातल पर ही व्यक्त होती है। इन्होंने प्रणय को ही साध के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया है। छायावादी काव्य जहाँ प्रणय को जीवन की यथार्थ विषम व्यापकता में संजोने का प्रयास करता है, वहीं प्रेम और मस्ती का ये काव्य या तो यथार्थ से विमुख होकर प्रणय में तल्लीन होता है या फिर जीवन की व्यापकता को प्रणय की सीमा में खींच लेता है। यहाँ पे आप कुछ पंक्तियां दी गई हैं नवीन जी की, साकी शीर्षक कविता की पंक्तियां हैं, नवीन जी की हैं, जैसे हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोती के फट जाने दो वर्क नशे में, ऐसी फिला के विश्व हो उठे एक बार तो मत वाला, साकी अब कैसा विलम, भर भर ला तन मैथा हाला। प्रेम और मस्ती की इस काव्य में जीवन के विषय में किसी व्यापक परिकल्पना या सिद्धांत का अभाव देखने को मिलेगा। इसकी विशेषता खासियत ये है कि मात्र प्रणय में तल्लीन हो जाने की कामना ये इसका साध्य प्रतीत होता है। वो मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय। ये किसका कहना है? बच्चन जी। वो इस दृष्टि से यहाँ पर ये बात करते हैं कि प्रणय का ये रूप छायावादी उदात्त प्रेम भावना और अर्वाचीन नई कविता की यौवन भावना के बीच की कड़ी है। यद्यपि प्रणय के ये कवि शारीरिक प्रेम के महत्व को स्वीकार करते हुए कहीं कहीं जीवन की नैतिक मर्यादाओं का अतिक्रमण कर गए हैं, किंतु मुक्त निर्बंध भोग के समर्थक या प्रचारक ये नहीं थे। ये इनकी खासियत है। यहाँ पे देखने योग्य ये बातें हैं कि कौन सी ऐसी नैतिक रूढ़ियां या जग का भय है जिसे ये आग्रहपूर्वक मना कर देते हैं। दरअसल ये कविता भी उसी युग की उपज है जिसने छायावाद को जन्म दिया। छायावादी कवियों ने भी नैतिकता के बोझ से आक्रांत प्रणय को मुक्त करने का प्रयास किया, किंतु वे पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए और उनकी प्रणय भावना आध्यात्मिकता से संतृप्त हो गई। प्रणय की इन कवियों ने दिव्य देव की नैतिकता के कठोर बंधनों के प्रति विद्रोह किया। लौकिक स्तर पर प्रणय की तीव्रता की स्वीकृति का एक परिणाम ये हुआ कि प्रणय के साथ साथ कविता में मादकता, शराब, साकी, मैखाने आदि का भरपूर वर्णन देखने को मिलता है। ये प्रवृत्ति बच्चन की मधुशाला आदि कृतियों में भी देखने को मिलता है। प्रणय और मदिरा का ये नशा, साकी और मेखाने का ये वर्णन व्यक्ति स्वातंत्र की भावना की अभिव्यक्ति है। कभी ना तो संसार से डरता है और ना ही कोई लोकोत्तर आध्यात्मिक शक्ति उसे आतंकित करने में समर्थ है। इस प्रकार इन कवियों में व्यक्तिनिष्ठ यथार्थ को अधिक सशक्त अभिव्यक्ति दिखाया गया है। यहाँ ये जिज्ञासा हो सकती है कि स्वाधीनता आंदोलन के मध्य ये काव्यधारा किस प्रकार अपने आप को राष्ट्रीय यथार्थ से विमुख रख सकी। पहली बात तो यह है कि नवीन जैसे कवियों में राष्ट्रीय भावना भी पूरी प्रखरता के साथ दिखाई देती है। वे देश के व्यापक जीवन से जुड़े हुए हैं और स्वतंत्रता के गीत ही नहीं गाते, वरन उसकी प्राप्ति के लिए साधना भी करते हैं। किंतु नवीन का व्यक्ति जब प्रबल हो उठता है तो वे प्रणय की धारा में मुक्त होकर बहने के लिए आकुल हो उठते हैं। दूसरी ओर भगवती चरण वर्मा है, बच्चन है, नरेश शर्मा, अंचल आदि कवि भी हैं जिनका प्रधान वर्ड विषय प्रणय ही है। वे परिवेश में व्याप्त संघर्ष से इतना उदासीन क्यों कर रह सके? इसके उत्तर में वे दो बातें कही जा सकती। पहली तो ये कि विवेच्य काल में लिखित इनकी कविताएं इनके कवि जीवन की आरंभिक रचना है, जैसे आंसू है, पल्लव है, अनामिका है। प्रस्तुत काल की समाप्ति के बाद भी ये कवि रचना करते रहे और बच्चन है, नरेंद्र शर्मा आदि में कुछ नई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। वैसे ही वैसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद का दमन चक्र और उसका आतंक भी बढ़ता जाता है। उनके व्यक्तित्व की दुर्बलता या परिपक्वता का संकेत हो सकता है। एक बात और भी है, काव्य अपनी अंतरंग शक्ति से भी नए असरों और सोपानों की ओर बढ़ता चला जाता है। सांसारिक रूप में स्वीकार करने का आग्रह स्पष्ट व्यंजित होता है। इस विशेषता को यथार्थवादी दृष्टि के विकास के रूप में देखा जा सकता है। इन कवियों की अभिव्यंजना पद्धति भी इस विकास का साक्षी है। इनकी भाषा छायावादी सूक्ष्मता और वक्रता से रहित है तथा सीधी सरल पदावली द्वारा जीवन के नित्य की अनुभूतियों को व्यक्त करने का प्रयास भी करता है। द्विवेदी की नीतिवृत्तात्मक भाषा के बाद छायावादी अभिव्यंजना की चमत्कार का उदय और उसके बाद जनभाषा से निकटता रखने वाली प्रणय काव्य की यह भाषा निश्चय ही काव्य भाषा खड़ी बोली की अंतर्निहित शक्ति का सूचक भी है। इसके मूल में कविता के संबंध में बदलते हुए दृष्टिकोणों को भी लक्षित किया गया है। छायावादी अभिव्यंजना पद्धति की सूक्ष्म संकेतिकता तथा लोकोत्तर स्तर की अनुभूति की दूरता इन कवियों के लिए एक वस्तुगत सत्य भी था।
ज्ञात या अज्ञात रूप से ये कभी आरंभ से ही छायावादी काव्य की इन सीमाओं के प्रति सजग रहे हैं और इन्होंने साया से एक नई भावभूमि और नई काव्य शैली के निर्माण का प्रयास भी किया है। आलोच्य काव्य धारा के कवियों में भगवती चरण वर्मा की कविताएं प्रताप में सन 1917 से ही प्रकाशित होने लगी थी। इनके अनुभूति के दो रूप दिखाई देते हैं। एक रूप तो वो है जहाँ ये मस्ती फक्कड़पन को अभिव्यक्त करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। इस प्रकार की अनुभूति इन्हें नवीन के निकट ला खड़ा करती है, किंतु ऐसी रचनाएं परिमाण में बहुत कम है। प्रधान रूप से तो इन्होंने समाज की विषमताओं से पराजित और संघर्ष से विरत एकाकी व्यक्ति की अनुभूतियों को ही व्यक्त किया है इस जीवन का बोझ अथा, मैं निर्बलता से चूर प्रिय, उड़ सकती है पकड़, डगमग है तो मुझसे कितनी दुर्प्रिय है। इस तरह की रचनाओं में जो बेवशी और कर्म से विमुक्ता लक्षित होता वो स्पष्ट ही महान काव्य की रचना में सहायक तो नहीं हो सकता। छायावादी कवियों में भी इस तरह के उद्गार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे एक एक लोगों का जो हालावाद में आते हैं, उनमें जैसे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका बताया गया 1907 का जीवन जो है जन्म का, आरंभिक जीवन बहुत ही कष्ट और अभाव से बीता। असहयोग में विभाग लिए जेल जाना पड़ा। परिणाम ये हुआ कि इनकी कविता जीवन से पूरी तरह विमुख ये हो नहीं पाए। मधुशाला में पूरी तरह गर्क दिखते हैं। वहां भी ये भान रहा कि मधुशाला धार्मिक सांप्रदायिक अंतराल को दूर कर अनुभूत के धरातल पर, चाहे वो अनुभूति कर्महीन मस्ती की ही क्यों ना हो, एकता की स्थापना करे। इनके मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश काव्य संग्रहों में भी उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव दिखता है। किंतु मधुशाला में डूबा हुआ ये कभी सामाजिक विषमता से अनजान नहीं है। उसने एक ओर तो उद्दाम यौवन की लालसा को अपनाया है, दूसरी ओर उसी स्तर पर सामाजिक संवेदना को भी मुखर करने का प्रयास करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि कभी ठोस यथार्थ को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाया। हाँ, जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने का प्रयास उसने अवश्य किया है। भाषा की दृष्टि से भी बच्चन का महत्वपूर्ण योगदान है। सीधी और स्पष्ट अभिव्यक्ति का जो रूप भगवती चरण वर्मा में मिलता है, उसी का विकसित रूप आपको बच्चन में दिखता है। प्रस्तुत काव्य धारा के अन्य कवियों में जैसे नरेंद्र शर्मा है, प्रेम और मस्ती के भावों से प्रभावित तो हुए हैं, किंतु वे प्रणय के उच्छ्वास में लड़खड़ाए नहीं। इनका कारण संभवतः ये है, उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भाग लिया और इसलिए वे प्रणय को अधिक सहजता के साथ खुलकर व्यक्त कर सके। प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत और पलाश वन में इसी प्रकार की भाव प्रधान रचनाएं हैं। गोपाल सिंह नेपाली, हृदय नारायण निर्देश, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल अंचल आदि इस धारा के अन्य मुख्य कवि हैं। नेपाली के प्रथम काव्य संग्रह उमंग में भी प्रेम और यौवन की मधुर अनुभूतियों के अनेक मोहक एवं सरस चित्र मिलते हैं। कवि सम्मेलनों में भी इनकी रचनाएं रंग जमा देती हैं। बाद में ये चलचित्रों के लिए गीत लिखने लगते हैं। इनके गीत भाषा एवं भावभूमि की सरलता के कारण सामान्य जनता को तल्लीन और विभोर करने में समर्थ भी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि ये अपने कृतित्व को सामान्य जनता के स्तर से मुक्त रख सकते तो इनकी कला अधिक निखार और उत्कर्ष प्राप्त करने में भी सफल होती। अब यहाँ पे देखिए हास्य व्यंग्यात्मक काव्य। छायावाद युग में हास्य व्यंग्यात्मक काव्य का भी प्रभुत्व परिमाण में रचना किया गया है। एक और तो ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, उग्र, बेढब, बनारसी प्रवृत्ति कुछ कवियों ने इस काव्य धारा का प्रमुख रूप में अवलंबन लिया और दूसरी ओर ऐसे कवियों की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने मुख्यतः अन्य विषयों पर काव्य रचना करने में भी प्रसंगवश हास्य व्यंग का स्थान दिया है। मनोरंजन के संपादक ईश्वरी प्रसाद शर्मा इस युग के प्रथम उल्लेखनीय व्यंग्यकार हैं। मतवाला, गोलमाल, भूत, मौज, मौजी, मनोरंजन आदि पत्रिकाओं में इनकी अनेक हास्य रसात्मक कविताओं का प्रकाशन भी हुआ। इनके कविता संकलन चना चबेना में खड़ी बोली और बज दोनों की रचनाएं दिखती हैं। शर्मा जी ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवेश के छिद्रों को खोजकर सुरुचिपूर्ण हास्य की शैली अपनाई। हरिशंकर शर्मा इस धारा के अन्य वरिष्ठ कवि हैं। यद्यपि छायावाद युग में इनका कोई कविता संकलन प्रकाशित नहीं हुआ, किंतु पिंजरा पोल और चिड़ियाघर शीर्षक गद्य रचनाओं में कुछ हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं और प्रणोदियों का भी इन्होंने कहीं कहीं समावेश किया है। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी व्याप्त पाखंड तथा भ्रष्टाचार पर इन्होंने तीखे व्यंग किए हैं। छायावाद युग के व्यंग्यकारों में पांडे बेचन शर्मा उग्र, इनका भी अलग ही स्थान है। इनकी व्यंग कविताओं और पौरुड़ियों में तो ताजगी और निर्भीकता भी है। वो आज भी उतनी ही प्रभावित करती। इस कोटि के एक अन्य प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार थे
कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढ़ा बनारसी। छायावाद युग में ही नहीं, उनके बाद भी समसामयिक सामाजिक धार्मिक आचार व्यवहार को लेकर इन्होंने व्यंग विनोद की जो धारा प्रभावित की, वो अपनी व्यवहारिक भाषा शैली के कारण और भी अधिक उल्लेखनीय है। तो इन्हें भी हम ये कह सकते हैं कि इसी क्षेत्र में आते हैं। आलोच युग में हास्य व्यंग को प्रमुखता देने वाले और भी समर्थ कवि हैं, जिनमें अन्नपूर्णा का नाम दिया है, जिनको महाकवि चच्चा कहते हैं, कांतानाथ हैं, चोंच और सूरत हैं। अन्नपूर्णानंद ने पश्चिम के अंधानुकरण सामाजिक रूढ़ियों की दास्तां मानव स्वार्थ इन पे व्यंग किया है। कांतानाथ कौन है? ये कांतानाथ पांडे चोंच, इनकी कृतियों में भी चोंच चालीसा, पानी पांडे, महाकवि सांड, ये सभी हैं। समाज की कुरीतियों पे शिक्षात्मक व्यंग लेखन की पद्धति अपनाकर प्रहार किया है। इनके अलावा शिवरत्न शुक्ल, इनकी विनोदपूर्ण रचनाएं भी हैं। छहवादियों की हास्य व्यंग्यात्मक रचनाओं में हरिऔध, चौके चौपते और चुपते चौपते भी हैं। चतुर्भुज, चतुरेशकृत, हंसी का फव्वारा और ज्वालाराम नागर विलक्षण द्वारा छायावाद पर व्यंग के निमित्त छायापथ, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्त, श्रीनाथ सिंह प्रभृति कवियों द्वारा रचित अस्फुट कविताएं भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि आलोच काल में समाज, धर्म, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ऐसी अनेक हास परिहासात्मक रचनाएं भी लिखी गई, जिनमें हास की मुखरता और व्यंग भी है। अब ऐसे ही आप देखो कि ब्रज में भी कुछ है। आधुनिक युग को जब ब्रज भाषा की एक दीर्घ सुमन परंपरा छायावाद में देखने को मिलती है, तो उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ब्रज के परवर्ती कवियों की रचनाएं जो है, नए विषयों और नई अभिव्यंजना पद्धति की ओर अग्रसर हुए, किंतु छायावाद युग में ब्रज काव्य की परंपरा एक गौड़ धारा के रूप में दिखती है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आधुनिक काल में जो गद्य रचना की भांति काव्य रचना के लिए भी खड़ी बोली को स्वीकार तो कर लिया गया, लेकिन काव्य की भाषा को लेकर काफी दिनों तक यही विवाद चलता रहा और लोग ब्रज के समर्थन में ये तर्क देते थे कि यदि हम सूर, तुलसी, सेनापति, बिहारी, घनानंद, इन जैसे समर्थ प्रतिभाओं को परंपरा के अनुसार देखें तो भूलना नहीं चाहिए, तो हमें ब्रज को साहित्य में जीवित रखना पड़ेगा और इसका उपाय यही है कि काव्य में हम ब्रज को स्थान दें। साथ में ये भी कहा जा सकता था कि ब्रज को अनेक महान प्रतिभाओं ने संवारा है, काव्य के उत्तम माध्यम के रूप में ढाला है, जबकि खड़ी बोली उसका रूप अव्यवस्थित, कर्कश और खुरदुरा है और काव्य भाषा के गुण से वो रहित है। इसलिए कवि हो या विद्वान, इनके एक वर्ग ने ब्रज को जोरदार समर्थन दिया, किंतु ऐतिहासिक परिस्थिति इस वर्ग के विपक्ष में थी कि गद्य के लिए खड़ी बोली को स्वीकार किया जाना तो ठीक है, गद्य के सर्वोत्तम महत्व के विकास के साथ साथ खड़ी बोली महत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये ब्रज भाषा में गद्य साहित्य की परंपरा के अभाव के कारण ब्रज के समर्थक भी गद्य के निर्माण के लिए खड़ी बोली का विरोध नहीं कर पाए। परिणाम ये हुआ कि एक ही साहित्यकार गद्य के लिए खड़ी बोली का उपयोग करता था और पद्य के लिए ब्रज का। स्पष्ट है कि इस प्रकार की असंगत स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस स्थिति का, जो अपने आप में ही काफी दुर्बल थी, विरोध किया और खड़ी बोली में काव्य रचना के लिए अनेक कवियों को प्रेरित किया। बाद में जब प्रसाद, निराला, ये छायावादी कवियों ने खड़ी बोली कविता में भी सूक्ष्मतम अनुभूतियों की मार्मिक अभिव्यक्ति कर उसकी अंतरंग शक्ति को प्रत्यक्ष कर दिखाया, तब खड़ी बोली का विरोध शांत हो गया। इसके बावजूद अनेक कवि ब्रज में काव्य रचना करते रहे। इनमें रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्र शुक्ल, राय कृष्णदास, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, हितैषी, दुलारी लाल भार्गव, वियोगी हरि, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अनूप शर्मा, रामेश्वर करुण, किशोरीदास वाजपेयी, उमर शंकर। रामनाथ जोशी की रचनाओं में रामचंद्रोदय काव्य मुख था, जिनमें राम से लेकर उनके विवाह और अयोध्या निवास तक की कथा का वर्णन मिलता है। इनके अलावा रामचंद्र शुक्ल इस युग के मेधावी आलोचकों में से थे। एडविन आर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित 1922 ईस्वी से ब्रज में अनुवाद किया गया। राय कृष्णदास कृत ब्रजराज 1936, जगदम्बा प्रसाद हितैषी द्वारा रचित कविता सवैये और दुलारी लाल भार्गव की दुलारी दोहावली भी इस काल की उल्लेखनीय रचनाओं में रहा। वियोगी हरि की ब्रजभाषा कृतियों में वीर ससई का प्रमुख स्थान रहा और ये राष्ट्रीय भावना की एक श्रेष्ठ कृति भी है, वीर ससई, जिसमें इन्होंने कहीं प्राचीन भारतीय गरिमा का चित्र खींचा तो कहीं देश की वर्तमान दशा का, भाषा की नैसर्गिक सौंदर्य और अनुभूति की तीव्रता को भी रखा। और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने तो ब्रज में ही अनेक अस्फुट रचनाएं भी लिखी, किंतु इनकी कृतित्व का वैशिष्ट्य जो उर्मिला महाकाव्य के पंचम सर्ग में है, विरहणी नायिका की मनोदशा, ये स्वप्निल रतियां मधुर, वे बतियां चुपचाप, वे विलीन हिय में,
बनियाज विशो विलाप साजन संस्मृति नेह की खटकी खटकी रह जाए। ये पंक्तियां हैं वहीं से, उर्मिला से बालकृष्ण शर्मा नवीन के। छायावादी युग में ब्रज काव्य के उन्नयन में अनूप शर्मा का योगदान भी अविस्मरणीय है। अनूप, इनके चंपू काव्य फेरी मिल्बो, तो अनूप शर्मा फेरी मिल्बो, कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन है। श्रीमद् भागवत पुराण के संबंधित प्रसंग पर यह आधारित है। फेरी मिल्बो कथानक भी अगर आप देखो तो 75 प्रसंगों में विभाजित है, कद्य और पद्य दोनों में मिला के। कथा प्रवाह है, रस व्यंजना है। इसी तरह रामेश्वर करुण द्वारा रचित करुण सस्से 1930 में अनुभूति की तीव्रता, करुणा, समस्या मूलकता और व्यंग को अनेक सा देखा गया। सामयिक विषयों का कहीं भाव प्रेरित और कहीं विचारपूर्ण निरूपण भी हुआ। किशोरीदास बाजपेयी कृत तरंगिणी, इनके दोहों में भी प्राचीन और नवीन रचना दृष्टियों का समन्वय मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि आलोची के ब्रज कवियों में भी नवीनता के दर्शन होते, चाहे वो कितने ही सीमित रूप से मुखर हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए उमाशंकर बाजपेयी, उमेश। वो नील शिखर ते उतरी अनुराग में निशिभाला, स्वागत को अवनी खड़ी ले सुठी सांस सुमन की माला। तो इस तरीके से छायावादीन युगीन काव्य का समन्वित अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस युग की कवि प्रतिभा सृजन के विविध क्षेत्रों में गतिशील रहा और उसने नई दिशाओं का संकेत भी दिया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, प्रेम प्रधान स्वच्छंद व्यक्ति कविता, प्राचीन पद्धति का अलंकृत रूप, नवीन सूक्ष्म वक्र रूप, इस काव्य की विशेषता छायावादी काव्य की प्रकृति संबंधी दृष्टि में नवीनता और ताजगी, जड़ और चेतन प्रकृति चित्रण, सूक्ष्म संश्लिष्ट और नूतन सामाजिक उद्भावनाएं, अनुभूति की दिशा इस युग का काव्य व्यक्तिनिष्ठ होने के साथ ही सामाजिकता से जुड़ा रहा। छायावादी काव्य ने दो संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास किया। इस धारा के कवि ने अपने अपने ढंग से इस द्वैत का निषेध कर दोनों संस्कृतियों का समन्वय किया, किंतु स्पष्टता ये समन्वय आध्यात्मिक सत्ता की प्रमुखता पर आधारित है। इसलिए इस प्रयास को अपनी सीमाएं हैं, किंतु ये समस्या एक जटिल है और आज भी इसका कोई सर्वमान्य समाधान नहीं है। इस काल की काव्य चेतना के दो छोर हैं, जिस प्रकार आध्यात्मिक और भौतिक सदैव उसी प्रकार वो व्यक्ति और सामाजिकता इनसे जुड़े हैं। अब यहाँ से आपको जो छायावाद काल में अगर देखेंगे तो गद्य की जो विविध विधाएं उन पे बात की गई है। जैसे आपने भारतेंदु युग में देखा, द्विवेदी युग में देखा, तो चाहे कहानी, कविता, उपन्यास, इन सबका विकास कैसे हुआ, ऐसे ही गद्य साहित्य जो छायावाद काल में छायावादी युगीन गद्य साहित्य के तहत अनुशीलन के पूर्व अगर देखें तो किस तरीके से आगे आगे विकास हुआ है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि इस युग में आप देखो तो महात्मा गांधी का नेतृत्व, अहिंसा, असहयोग, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरणा, अवज्ञा आंदोलन, जलियांवाला बाग, भगत सिंह का प्रतत मृत्युदंड, साइमन कमीशन का बहिष्कार, नमक कानून भंग, ये सब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य आए हैं, रीति रिवाज आए हैं, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन वो भी दिखते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको गद्य की अलग अलग विधाओं में दिखेंगे। अब जैसे गद्य की विधाओं में एक नाटक विधा है, तो छायावाद काल में जो नाटक है, नामकरण की दृष्टि से विचार करते हिंदी नाट्य साहित्य के इस युग को प्रसाद युग कहेंगे। प्रसाद युग 1918 के पूर्व ही नाटकों की रचना शुरू हो गई थी। आरंभिक में सज्जन है, कल्याणी, परिणय है, प्रायश्चित है, करुणालय है, राष्ट्रीय है। नाट्य कला की दिशा अपरिपक्व है ये सब। इनके अध्ययन से ये पता चलता है कि वे अपने लिए माध्यम की खोज कर रहे थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ये माध्यम उन्हें आलोच युग में प्राप्त हुआ जब उन्होंने 1921 में लिखा विशाख, 22 में लिखा अजातशत्रु, कामना लिखा 23-24 में, प्रकाशन होते होते 27 हो गया। जन्मेजय का नागयज्ञ 26, स्कंदगुप्त 28, एक घूट 30, चंद्रगुप्त 31, ध्रुव स्वामिनी 33। यानी जो चीज वो प्रसाद जी सज्जन कल्याणी प्रायश्चित करुणालय में खोज कर रहे थे, वही जब वो 21 में विशाख, 22 में अजातशत्रु, कामना, 23-24 में प्रकाशन, जो कि 27 में जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी में दिखता है। इनके माध्यम से उन्होंने हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर दिया। हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो किसने साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का सबसे पहले प्रयास किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने।
उनके पूर्व साहित्यिक नाटकों का अभाव था। पारसी नाटक कंपनियों द्वारा अभिनीत नाटक असाहित्यिक और कुरुचिपूर्ण हुआ करते थे। भारतेंदु जी ने स्वयं नाटक लिखने और अपने साहित्यिक सहयोगियों को इस प्रकार प्रवृत्त करने के साथ ही व्यावसायिक रंगमंच की नींव भी डाली। नाटक और रंगमंच की परंपरा को ही जयशंकर प्रसाद ने नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। प्रसाद की कठिनाई ये थी कि वे जिस प्रकार के नाटक लिखना चाहते थे, उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में था नहीं। पारसी रंगमंच सस्ती जनरुचि का पोषक था, अतः प्रसाद के लिए उसे अपनाने का प्रश्न था ही नहीं। उधर हिंदी का शौकिया रंगमंच नितांत अविकसित था। फलतः प्रसाद जी ने साहित्यिक रंगमंच के लिए स्वयं की कल्पना की कि कैसा मंच होना चाहिए और उसी आधार पर नाटक लिखने लगे। यदि रविन्द्रनाथ ठाकुर की तरह वे भी व्यवहारिक और बहिर्मुखी रहे होते, तो संभव था कि उनके हाथों हिंदी रंगमंच का वैसा ही निर्माण होता जैसा कि ठाकुर द्वारा बांग्ला रंगमंच का हुआ था। प्रसाद जी अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यवहारिक रूप दे ही नहीं पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि उनके नाटक अन्य सभी दृष्टियों से तो बहुत अच्छे हैं, पर अगर ये सोचो कि बढ़िया से उसके मंचन की जाए तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा फिर। तो उन्होंने विवेक काल में 9 नाटकों की रचना कर डाली, और 9 में से 7 जो है ऐतिहासिक, एक अन्यायोपदेशिक और एकांकी। उनके ऐतिहासिक नाटक में विशाख था, अजातशत्रु था, जन्मेजय का नाग, यज्ञराज, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, धूर्वामनी। राजसी की रचना सबसे पहले उन्होंने 1915, बाद में कतिपय नए दृश्य। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है, ये ध्यान देना है। ऐतिहासिक वर्तमान देश का लेखक यदि वर्तमान की क्षतिपूर्ति अपने गौरवमय अतीत में करता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर जो चीज हमारे पास है नहीं, तो वर्तमान की क्षतिपूर्ति हम अपने गौरवमय जो अतीत है उससे कर रहे हैं। रोमानी प्रकृति के लेखक के लिए तो यह अनिवार्य हो जाता है। प्रसाद जी रोमानी प्रकृति के थे ही, अतः उन्होंने देश में गौरवमय अतीत को याद किया, लोगों को याद कराया। उनके नाटकों में पौराणिक युग, जन्मेजय का नाग यज्ञ से लेकर हर्षवर्धन युग, राष्ट्रीय तक के भारतीय इतिहास का गौरवमयी झलक देखने को मिलता है। शायद ही हिंदी के किसी अन्य लेखक ने भारतीय संस्कृति, समृद्धि, शक्ति और आध्यात्म का ऐसा भास्व चित्रित किया हो। इन नाटकों में जो चरित्र उभरे हैं वो शील, शक्ति और आध्यात्म के प्राणवंत विग्रह हैं। इतिहास के प्रसिद्ध पात्रों में नया जीवन भर दिया है। गौतम बुद्ध, चाणक्य हैं, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, राष्ट्रीय है, धृष्वामनी है। इनके अलावा प्रसाद ने इतने विविध प्रकार के पात्रों की सृष्टि की कि उनके माध्यम से पूरा युग ही सजीव होकर सामने उपस्थित हो जाता। पर यह समझना भूल होगा कि उन्होंने केवल भारतीय संस्कृति के गौरवगान के लिए नाटकों की रचना की थी। वस्तु उन्होंने इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से भी व्यंग रूप में वर्तमान की समस्याओं का चित्रण और समाधान किया है। इतिहास अपने को दोहराता है, इस उक्ति का बड़ा सुंदर उपयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया है। ये तो प्रायः उनके सभी नाटकों में विभिन्न समस्याओं का समावेश है। ध्रुव स्वामी तो ऐतिहासिक नाटक होकर भी समस्या नाटक बन गया है, इसलिए प्रसाद को अतीत के स्वर्णयुग में विचरण करने वाले या गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले लेखक के रूप में देखना न्यायसंगत नहीं होगा। उनकी प्रवृत्ति रोमानी अवश्य थी, पर उनमें सामाजिक जागरूकता का अभाव नहीं था। प्रसाद के नाटकों में शिल्प पर कई तरह के प्रभाव दिखते हैं। उनके सामने संस्कृत नाट्य साहित्य की गौरवमयी परंपरा थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिनमें शेक्सपियर थे। समकालीन बांग्ला नाटककार में द्विजेंद्र लाल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ये इनका जिक्र अवारा मसीहा में मिलता है। शेक्सपियर के नाटक से भी बहुत प्रभावित थे। प्रसाद पर इन सबका प्रभाव पड़ा था। यही नहीं, उन पे जो पारसी नाटक कंपनियां थी, जिन्हें वे बिल्कुल भी सहन नहीं करते थे, प्रभाव उनका भी इनडायरेक्ट पड़ा था। उनके आरंभिक नाटकों में आपको चीजें पढ़ने पे गद्यात्मक वार्तालापों के बीच तुकबंदी, पद्यात्मक संवाद, नर्तकियों का नाचते हुए प्रवेश, ये सब दिखेगा। वस्तु योजना, नायक परिकल्पना, रस सृष्टि में जहाँ वे संस्कृत नाटकों के निकट दिखते हैं, वहीं कथा वस्तु में संघर्ष का समायोजन, अंकों का दृश्य में विभाजन, वस्तु संगठन एवं पात्रों की सृष्टि में संस्कृत काव्यशास्त्र की रूढ़ियों का उहेलना, ये सब भी दिखता है। लगता है बाद में उन्होंने इब्सन और बनाड शॉ से भी प्रभाव ग्रहण किया है। ध्रुव स्वामी में इसका भी प्रभाव दिखता है, और ये हमारे सिलेबस में लगा होता है सारा इनका। प्रसाद का नाटक कलात्मक उत्कर्ष के देश से देखे तो प्रसाद के 3 नाटक तो बहुत ही फेमस है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। मैक्सिमम जगह ये सिलेबस में लगा ही होता है। जो इनका स्कंदगुप्त नाटक है वो समृद्धि और ऐश्वर्य के शिखर पर आसीन गुप्त साम्राज्य की उस स्थिति को दिखाता है जहाँ आंतरिक कला, पारिवारिक संघर्ष, विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप उनके भावी क्षय के लक्षण है। विषय और रचना शिल्प दोनों ही दृश्यों से प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक स्कंदगुप्त माना जा सकता है। भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का इतना सुंदर समन्वय है इसमें। स्कंदगुप्त और द्यूषण, इनके चरित्र पाठकों पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष और उस संघर्ष में अंततः
भारत की विजय की थीम उठाई गई है। प्रसाद के मन में भारत की पराधीनता को लेकर गहरी व्यथा थी और ऐसा लगता था जैसे उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से अपने इच्छित विश्वास को वाणी दी है। इस दृष्टि से चंद्रगुप्त की कथा वस्तु स्कंदगुप्त से भी उदात्त है। ये दोनों ही स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सिलेबस में लगे हैं। यूपीएससी ऑप्शनल में स्कंदगुप्त लगा है, चंद्रगुप्त यूजीसी नेट में लगा, दोनों ही कराया गया है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, मालविका, कानेलिया, इसकी कथा में वो संगठन, संतुलन और एकतांतता नहीं है जो स्कंदगुप्त में है। उनके अंकों और दृश्यों के विभाजन में चंद्रगुप्त हिंदी की एक श्रेष्ठ नाट्य कृति है। प्रसाद की प्रतिभा ने इसकी त्रुटियों को ढक लिया है। प्रसाद के नाटकों में ध्रुवस्वामिनी का विशिष्ट स्थान है। यद्यपि वे मूलतः ऐतिहासिक नाटक है और इतिहास की एक अत्यंत नाजुक घड़ी का चित्रण इसमें हुआ है, पर इसका विशेष महत्व समस्या नाटक के रूप में हुआ है। समस्या नाटक ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी में भी इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को बड़े कौशल से उठाया गया है। प्रसाद के समय तक यूरोप में बहुत ज्यादा समस्या नाटकों का प्रचलन हो गया था और प्रसाद जी इनसे प्रभावित हुए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस समय तक लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाटक भी प्रकाश में आने लगे थे। ध्रुवस्वामिनी से पता चलता है कि प्रसाद कितने युगधर्मी थे। इनकी रचनाओं में एक नाटकों में कामना है, एक घूट है, वो उल्लेखनीय नाटक है। कामना तो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की शैली का अन्य उपदेशिक नाटक ही है। इसमें विभिन्न मनोविकारों को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। और प्रसाद जी के बारे में है कि उनका ये जो एक घूट नाटक है वो भी विषय की दृष्टि से अनुपदेशिक, पर इसका भी विशेष महत्व है, एकांकी भले ही है। प्रसाद के नाटकों के अवहेलन से या अवलोकन से ये तथ्य बड़ा स्पष्ट रूप में सामने आता है कि वे हर श्रेष्ठ लेखक की तरह प्रयोग धर्मी थे। वो दोहराव नहीं करते थे। उनकी शुरुआती लेखन का काल बता रहे हैं कि 1915 प्रयोग धर्मिता के प्रमाण है। प्रसाद को जब इन नाटकों से संतोष नहीं है तो उन्होंने अपने बाद के नाटकों में विषय और शिल्प दोनों क्षेत्रों में निरंतर प्रयोग किए। प्रसाद को रंगमंच नहीं मिला, इस कारण उनके शिल्प विषयक प्रयोग अंत तक पूर्ण व्यवहारिक नहीं बन सके। फिर भी उन्होंने हिंदी नाटक को उत्कर्ष प्रदान किया और रंगमंच को चुनौती दी। संभव है हिंदी का भावी रंगमंच प्रसाद के नाटकों के सफल एवं प्रभावशाली मंचन में समर्थ हो सके। थोड़ी कठिनाई है क्योंकि रंगमंच के लिए उतना साज सज्जा से लेके हर एक चीज करना मुमकिन नहीं होता जो इनके ऐतिहासिक नाटक होते हैं। विविध काल के प्रवर्ती नाटककारों में इनके बाद आप हरिकृष्ण प्रेमी को देखो, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सभी भी हैं। जैसे हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक में देखेंगे स्वर्ण विहीन, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध। अब जैसे स्वर्ण विहीन इनका 1930 में आया, रक्षाबंधन 1934 में, पाताल विजय करके है 1936 में, प्रतिशोध, शिवा साधना आदि नाटक हैं। इनमें स्वर्ण विहीन गीत नाटक है, शेष गद्य नाटक है। प्रेमी जी के नाटक और प्रसाद के नाटकों की तरह ही ऐतिहासिक है, यद्यपि दोनों के लक्ष्य और कालखंड की चुनाव में बहुत अंतर है। प्रेमी जी ने भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल को अपने नाटकों का आधार बनाया और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादन पर विशेष बल दिया। यह स्मरणीय 1930 तक हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिक संघर्ष राष्ट्रीय जीवन की एक चिंताजनक समस्या था और एक और राजनीतिक मन से महात्मा गांधी तथा दूसरी और साहित्यिक मन से प्रेमचंद आदि इस समस्या के समाधान में लगे थे। प्रेमी जी ने हिंदू मुसलमानों की सांस्कृतिक एकता पर बल दिया और उदार प्रकृति के हिंदू मुसलमान ऐतिहासिक पात्रों के जीवन की मानवीय प्रसंगों को जीवन नाट्य दृश्यों के रूप में प्रस्तुत किया। प्रेमी जी के समसामयिक नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इन्होंने इस अवधि में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि नाटकों की रचना की। तो ये है इनका अशोक 1927, सन्यासी 1929, मुक्ति का रहस्य 32, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 34, सिंदूर की होली 34, आधी रात 34। प्रसाद से सर्वथा भिन्न मार्ग पर चलकर इन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को नया मोड़ दिया। सन्यासी की भूमिका में उन्होंने लिखा है, इतिहास की गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। ये स्पष्टता प्रसाद साहित्य के प्रति प्रतिक्रिया भी थी। जब प्रक्रिया का ये दौर समाप्त हुआ तो मिश्र जी ने भी इतिहास पर आधारित नाटक लिखे और 1938 तक उन्होंने विद्रोही रूप ही दिखाया। इनका पहला नाटक देखे तो अशोक द्विजेंद्र लाल राय और प्रसाद के नाटकों की परंपरा में लिखा गया था। बाद में नाटकों में उनकी शैली भिन्न हुई। सत्य तो ये है कि उनके सन्यासी नाटक के साथ हिंदी नाटक के विषय और शिल्प दोनों में बदलाव आया। सन्यासी में राष्ट्र और अपनी संस्कृति के गौरव बोध की प्रेरणा मुख्य रूप में रही। इसमें विदेशी शासकों की धोखाधड़ी, गांधी जी के असहयोग, रॉल अटैक, पंजाब हत्याकांड,
वैसे सन्यासी से आधी रात तक अपने सभी नाटकों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं को, विशेषकर नारी समस्या को आधार बनाया। अपने नाटकों की विषय वस्तु के लिए उन्होंने इतिहास के पृष्ठों में नहीं, समाज के विस्तृत आंगन में झांका। समसामयिक समाज में विशेष रूप से नारी की स्थिति और उनकी समस्या को ध्यान से देखा। स्त्री शिक्षा का प्रसार हो, नारी स्वातंत्र आंदोलन हो, उनके जीवन दर्शन हो, उसके फलस्वरूप आधुनिक नारी का ऐसा रूप सामने आया जिसे हमारा समाज अब तक अपरिचित था। प्रेम और विवाह, प्रणय और दाम्पत्य, काम और नैतिकता, अनेक समस्याएं समाज के समक्ष ऐसा उन्होंने उठाया। उन्होंने प्रेम, विवाह और शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिवादी दृष्टिकोण का भी आग्रह किया। तो ये चीज आपको और लोगों में देखने को नहीं मिलेगा। मुक्ति के रहस्य में पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम पर भारतीय दाम्पत्य विधान की विजय, और जो सिंदूर की होली नाटक तो सिलेबस में लगा है, विधवा विवाह, नारी उद्धार के प्रति मनोरमा के दृष्टिकोण से इस कथन की पुष्टि। साथ शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का स्थान स्थान पर विरोध भी मिश्र जी की परंपरावादी सिद्ध करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि कहीं कहीं उनके विचारों में अंतर विरोध है, और डॉक्टर नगेन ने ठीक ही लिखा है कि कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता की सिफारिश है तो कहीं व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की बात भी इन्होंने की है। मिश्र जी ने नाट्यशास्त्र की दिशा में भी अनेक मौलिक एवं क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं। उनके सभी नाटक 3 अंकों के हैं। अच्छा, ये भी एक खासियत ही है कि मिश्र जी के जितने भी नाटक हैं ज्यादातर 3 अंकों के हैं, और अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया है। उस समय के हिंदी नाटककार द्विजेंद्र राय के माध्यम से शेक्सपियर के प्रभाव से बुरी तरह आक्रांत भी थे। यद्यपि अंग्रेजी में तब तक इब्सन सा इनके यथार्थवादी नाटकों का खूब प्रचलन हो चुका था। मिश्र जी ने स्वयं पर पाश्चात्य प्रभाव को साग्रह स्वीकार किया, और संभव है उनके विषय प्रतिपादन पर पश्चिम का प्रभाव ना भी हो, पर उनके नाटकों के संविधान पर अंग्रेजी के यथार्थवादी नाटकों का प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य पड़ा था। उनके नाटकों में उसी प्रकार विशुद्ध गद्य का प्रयोग भी हुआ, जैसे बनारस शाह के नाटकों में नाटकीय अनवितियों के निर्वाह में भी वे प्रसाद की अपेक्षा अधिक सतर्क है, जो संभवतः पश्चिमी प्रभाव ही है। मिश्र जी पर पश्चिमी प्रभाव के संबंध में तथ्य चाहे जो हो, प्रभाव ही नहीं होता। उपयुक्त प्रमुख नाटककारों के अलावा आलोच युग में जिन अन्य लेखकों ने नाट्य रचना की और उनमें अपनी लेखनी चलाई थी, सबसे अधिक संख्या धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की है। पहले वर्ग के तहत जैसे अंबिका दत्त त्रिपाठी कृत सीय स्वयंवर नाटक, रामचरितोपाध्याय के द्वारा देवी द्रौपदी नाटक 1921, त्रिपाठी कृत सुभद्रा नाटक 1924, जयंत 1934, गंगा प्रसाद अरुणा कृत सावित्री सत्यवान 1925, गौरी शंकर प्रसाद कृत अजामिल चरित नाटक, परिपूर्णानंद वर्मा कृत वीर अभिमन्यु नाटक, वियोगी हरिकृत छद्म योगिनी 1928, प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित 1929 कह सकते कि 21 नहीं है। गोकुल चंद वर्मा जयद्रथ वध, कैलाशनाथ भटनागर विष प्रतिज्ञा, लक्ष्मी नारायण गर्ग इनके द्वारा श्री कृष्ण अवतार करके है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत तुलसीदास, हरिओत कृत प्रद्युम्न विजय व्यायोग, और रुक्मणी परिणय सेठ गोविंद दास कृत कर्तव्य, किशोरी दास वाजपेयी कृत सुदामा आदि उल्लेखनीय है। युवराम कृष्ण प्रहलाद सुदामा आदि पौराणिक चरित्रों को आधार बनाकर लिखित नाटकों की संख्या शताधिक है। ये नाटक पौराणिक आख्यानों पर आधारित होने पर भी राष्ट्र गौरव और समसामयिक राष्ट्रीय चेतना से युक्त है। बेचन शर्मा उग्रकृत महात्मा ईसा की गणना भी इस प्रकार के नाटकों में होगी, यद्यपि ना ये पौराणिक है ना रूढ़ अर्थों में। इसी में ईसा मसीह जाति विशेष के धार्मिक नेता न रहकर मानव मात्र के नेता के रूप में आते हैं। इस काल के गौड़ ऐतिहासिक नाटकृतियों में गणेश दत्त इंद्रकृत महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सोनी कृत वीर कुमार छत्रसाल, चंद्रराज भंडारी कृत सम्राट अशोक, प्रेमचंद कृत करबला, ज्ञानचंद शास्त्री कृत जयश्री, बद्रीनारायण भट्ट कृत दुर्गावती, चंद्रगुप्त जिनेश्वर प्रसाद मायल कृत भारत गौरव अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा कृत चित्तौड़ की देवी, और प्रियदर्शी सम्राट अशोक, जगन्नाथ दास सरल कृत कुरुक्षेत्र, लक्ष्मी नारायण गर्ग कृत महाराणा प्रताप, नथीमल उपाध्याय वेचन कृत अत्याचारी औरंगजेब। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिनको आपने पढ़ा भी नहीं होगा, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है। जैसे दिया है नथीमल उपाध्याय के द्वारा अत्याचारी औरंगजेब, जगन्नाथ के द्वारा प्रताप प्रतिज्ञा, चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग अमर राठौर, उदय शंकर भट्ट कृत विक्रमादित्य, दाहर अथवा सिंध पतन, द्वारिका प्रसाद मौर्य कृत हैदर अली मैसूर पतन, धनीराम प्रेम कृत वीरांगना पन्ना, जगदीश शास्त्री कृत तक्षशिला,
इनमें से अधिकतर कृतियों को ऐतिहासिक घटनाओं का वार्तालाप रूपांतरण मात्र कहा जा सकता है। नाट्य स्थितियों के सृजन के लिए जिस कल्पना शक्ति, मनोवैज्ञानिक सूझबूझ और भाषा की अपेक्षा होती है, वो अधिकांश नाटककारों के पास नहीं है। पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ विवेच अवधि में अनेक सामाजिक नाटकों की भी रचना हुई, जिनमें विशंबर नाथ शर्मा कौशिक कृत अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा विवाह नाटक, प्रेमचंद कृत संग्राम, ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत कृषक दुर्दशा, सुदर्शन कृत अंजना, ऑनरेडी मजिस्ट्रेट और भाग्य चक्र, गोविंद वल्लभ पंत कृत कंजूस की खोपड़ी और अंगूर की बेटी, रमेश्वरी प्रसाद रामकृत अछूतोद्धार नाटक, वैजनाथ चावलावाल कृत भारत का आधुनिक समाज नाटक, छविनाथ पांडे कृत समाज नाटक, केदारनाथ बजाज कृत बिलखती विधवा नाटक, यमुना दास मेहरा कृत हिंदू कन्या नाटक, महादेव प्रसाद शर्मा कृत समय का फेर नाटक, बलदेव प्रसाद मिश्र कृत विचित्र विवाह और समाज सेवक, रघुनाथ चौधरी कृत अछूत की लड़की या समाज की चिंगारी नाटक, महावीर वेणुवंश कृत पर्दा नाटक, बेचन शर्मा उग्र कृत चुंबन नाटक, डिक्टेटर रघुवीर स्वरूप भटनागर कृत समाज की पुकार नाटक। बहुत सारी देखिए एक लंबी लिस्ट है पूरे नाटकों की दी है, क्योंकि इस कालखंड में काफी नाटक लिखे गए हैं। यद्यपि नाट्य कला की दृष्टि ये कृतियां उच्च कोटि की नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इसको हम याद करने पे भी जोर नहीं देते, लेकिन हाँ इतना लिखा गया है, बस ये देखना है। नाट्य कला की दृष्टि तो नहीं, पर ये साहित्यिक दृष्टि इस अवधि में चिटपुट रूप में लिखे गए हैं। डॉक्टर नगेन कहते हैं कि नाट्य रूपक भी महत्वपूर्ण है। प्रसाद की कामना के बाद सुमित्रा नंदन पंत ने ज्योत्सना, इस शैली की उल्लेखनीय प्रतीकात्मक रचना, जिसमें संसार में सर्वत्र फैली अशांति हिंसा, इसको दिखाया गया है। यद्यपि पंत जी की कल्पना क्षमता और कवित्व का परिचय इसमें अच्छा मिलता है। इस युग में कुछ गीति नाट्य भी लिखे गए, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने अनग लिखा। कई बार एग्जाम में पूछा गया अनग ये किसका है, इसी समय लिखा गया 1928 में। हरिकृष्ण प्रेमी ने स्वर्ण विहान लिखा। भगवती चरण वर्मा ने तारा नाटक लिखा। उदय शंकर भट्ट ने मत्स्य गंधा लिखा 1937 में, और विश्वामित्र भी लिखा। अब जो ये अनग मैथिली जी ने लिखा और स्वर्ण विहान जो लिखा गया है हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा, ये गीत नाट्य कला की जैसे हीन कोटि के हैं। पर जो तारा नाटक लिखा गया है मैं भगवती चरण के द्वारा, गीत नाट्य भट्ट जी के गीत नाट्यों में कवित्व के साथ नाटकीय संघर्ष भी दिखता है। वस्तुतः इस काल में इस नाट्य रूप के सब प्रमुख लेखक भट्ट जी हैं। विवेच काल में कुछ ऐसे नाटक भी हैं, जैसे डॉक्टर नगेन ने इन्हें भाव नाट्य की संज्ञा भी दी है। इनमें गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला है, उदय शंकर भट्ट का विद्रोहिणी अम्बा करके है। इस अवधि में जेपी श्रीवास्तव करके गंगा प्रसाद श्रीवास्तव हैं, उन्होंने हास्य व्यंग प्रधान नाटक भी लिखे, जिनमें सामाजिक और व्यक्तिगत चारित्रिक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया है। यद्यपि हिंदी नाटकों में हास्यपूर्ण दृश्यों का समावेश प्राय ही होता है, पर शुद्ध हास्य नाटक उस समय तक कम ही लिखे गए थे। अभी जेपी श्रीवास्तव ने दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के अस्तर, भूल चूक 1927, चोर के घर छह चोर, चाल बेढब, यहाँ तक कि स्वामी चौकटानंद आदि नाटकों की भी रचना की। प्रस्तुत संदर्भ में उन नाटककारों का उल्लेख भी अपेक्षित है जो पारसी नाटक कंपनियों से जुड़े थे। अब वो कौन थे? ऐसे नाटककार में अपने यहाँ पे सैयद अकबर हुसैन आरजू, मुंशी अबुल समी आरजू, अनंत प्रकाश कपूर, कन्हैया लाल मिश्र, तसुफुर, किसान चंद जेवा, जमुना दास मेहर, जलाल अहमद शाह, तुलसीदास सैदा, दुर्गा प्रसाद, नारायण प्रसाद बेताब, बलदेव प्रसाद खरे, बलदेव प्रसाद मिश्र, देखिए खरे भी हैं मिश्र भी हैं, आगा मोहम्मद शाह, हस्र कश्मीरी, मुंशी मेहंदी हसन लखनवी, राधे श्याम कथावाचक शिवनाथ, शिवराम दास गुप्ता, श्री कृष्ण हजरत। इन लेखकों ने सैकड़ों की संख्या में पौराणिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक नाटक लिखे, जिनमें से अनेक पारसी रंगमंच तथा उनसे प्रभावित व्यावसायिक नाटक भी रहे। कुल मिला के इस काल के नाट्य साहित्य को अन्य विधाओं की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ नहीं मान सकते। प्रसाद और लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियां निसंदेह गौरवस्पद है। यदि हिंदी के पास आप व्यावसायिक रंगमंच होता तो इस युग का नाट्य साहित्य और भी समृद्ध होता। अब जैसे यहाँ पे नाटक है ना, नाटक के साथ यहाँ पे देखिए कि एकांकी को भी पढ़ते हैं, और सिर्फ नाटक और एकांकी विधा नहीं है, फिर इसमें आपको उपन्यास विधा भी देखना है। उपन्यास के अलावा जो कहानी विधा है, कहानी में क्या क्या चीज़ें हुई, निबंध है, अभी काफ़ी कुछ है, तो हम उसे नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। यहाँ पे एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये मूल टेक्स्ट से आप देख लीजिए, बाकी गाइड से जो पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मूल टेक्स्ट से, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को लिया गया है, मूल टेक्स्ट पढ़ना अपना अलग वो होता है, और आप गाइड का प्रयोग करते हैं तो गाइड का एक अपना अलग महत्व होता है।
बाकी जब हम नाटक का देखते हैं तो छायावादी युग जितना ही नाटक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा, उतना ही समझिए कि कहानी की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण नाटक के वैसे ही जो है एकांकी वगैरह की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन जितना ज़्यादा कहानी और उपन्यास इन सब का हमने विकास आगे देखा ना, वो उतना ज़्यादा इसमें नहीं इम्पोर्टेंट है। नाटक के साथ हमें एकांकी में देखें तो हिंदी में एकांकी नाटकों का प्रचलन जो है विविध काल के अंतिम कुछ वर्षों में देखने को मिलता है। शुरू से एकांकी लिखने का बहुत कम प्रयास हुआ था। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें कि कौन लिखना शुरू किया, तो एग्जाम्पल के तौर पे महेश चंद्र प्रसाद के भारतेश्वर का संदेश करके, ये शीर्षक है। पद्मपद एकांकी है। देवी प्रसाद गुप्त की उपाधि और व्याधि करके है। रूप नारायण पांडे ने अमूल्य चरण नाग के बांग्ला नाटक प्रायश्चित के आधार पर प्रायश्चित प्रश्न लिखा। ब्रिजलाल शास्त्री की वीरांगना, पद्मिनी, तीन छतरानियां, पन्ना, तारा, कमला, पद्मा। बद्री नारायण भट्ट के एकांकी संग्रह लबड़ धोधो में मनोरंजक प्रहसन है। हनुमान शर्मा कृत मान विजय, वेचन शर्मा उम्र, इनके एकांकी प्रश्नों का संग्रह चार बेचारे और प्रसाद का एक घूंट। उग्र जी ने समसामयिक परिस्थितियों का व्यंगपूर्ण शैली। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि एकांक के रूप में नाटकों की रचना बहुत पहले होने लगी थी। सच पूछे तो ये विधा हमारे लिए बिल्कुल नई भी नहीं थी। संस्कृत में अंक, व्यायोग, भाड़, बीथी आदि एक अंक वाले नाटकों का प्रचलन था, किंतु इस विधा को विशेष महत्व जो है पश्चिम में मिला। संस्कृत में रूपक के इन भेदों को गौण माना गया और इनका विशेष साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। पर पश्चिम में संभवतः आधुनिक जीवन की व्यस्तता और संघर्षमयता के फलस्वरूप एकांकी नाटक का पुनर्जन्म सा हुआ। अब यहाँ पे जैसे संकलन त्रयी वगैरह जब हम बताएंगे आपको नाटक क्या है कैसे है, उसमें संकलन त्रयी वगैरह देखा जाता है। बस ये देखिए कि व्यापार के योग से एकांकी नाटक जो यहाँ पे आए थे, हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन कब हो गया था? 1930 के बाद के दशक में हो गया था। इस क्रम में राम कुमार वर्मा की जो एकांकी हो, बहुत कुछ ही लोग प्रसिद्ध हुए थे, जिसमें राम कुमार वर्मा है। इनका बादल का अमृत करके 1930 में शीर्षक से एकांकी आया था। इसके बाद भुवनेश्वर प्रसाद का 1920 का कारवां करके आया, जिनमें श्यामा एक साम्यहीन साम्यवादी शैतान, प्रतिमा का विवाह, लाटरी, ये कुछ एकांकी आए। भुवनेश्वर ने तो अपने आसपास की जिंदगी को अनेक परतों को उघाड़ कर देखा। उनके नाटकों में भी भावुकता के दर्शन नहीं होते, निर्मम भाव से चीजों को निकाल के रख देते हैं। कभी कभी बनास शाह, इनका भी प्रभाव दिखता है। राम कुमार वर्मा का बादल का अमृत पहला एकांकी ठहरता है। आलोचियों के बहुत सारे एकांकीकारों में गणेश प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ सेठ गोविंद। द्विवेदी जी के एकांकी संग्रह सोहाग बिंदी अन्य नाटक, उदय शंकर भट्ट के दुर्गा, एक ही कब्र में शीर्षक एकांकी, सेठ गोविंद दास का स्पर्धा करके एकांकी है। जगदीश चंद्र माथुर मेरी बांसुरी करके भोर का तारा, बहुत ही प्रसिद्ध है भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का। भगवती चरण वर्मा का एकांकी है सबसे बड़ा आदमी, बहुत लोकप्रिय रहा ये। उदय शंकर भट्ट ने तो आधुनिक एकांकी नाटक शीर्षक से और उपेंद्र नाथ अस्क ने 6 एकांकी शीर्षक से 2 एकांकी संकलन ही निकाल दिए। और आधुनिक एकांकी नाटक में ऐसे ही राजपूत की हार सुदर्शन ने लिखा, 10 मिनट राम कुमार वर्मा ने लिखा, स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद ने लिखा, लक्ष्मी का स्वागत बहुत ही प्रसिद्ध है, अस्क का है, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा, दीबू धर्मा प्रकाश, 10,000 उदय शंकर भट्ट। 6 एकांकी में लक्ष्मी का स्वागत, अस्क, उस पार, कमलाकांत, स्ट्राइक। इसे स्पष्ट है कि आलोचकों में उन कुछ प्रमुख एकांकी नाटकों की भी रचना हुई। अब इनमें प्रसिद्ध रूप में जैसे उपेंद्र नाथ अस्क हो गए, उदय शंकर भट्ट हो गए, जगदीश चंद्र माथुर हो गए, गणेश शंकर द्विवेदी जी का नाम दिया गया है, और कुछ नाटकों एकांकियों का नाम दिया गया है। जैसे कुछ गौड़ भी एकांकी में रहे हैं, जैसे राधा कृष्ण मिश्र का किरानी का स्वप्न, मिट्टी का सिर गंगा जी का है, केदारनाथ का इंदु, कुंवर बहादुर का प्रजातंत्र की एक झलक करके है, महमूद अली कमलेश सूर्योदय अछूतोद्धार करके है। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया एकांकी। जब आपको स्वतंत्र विधा के रूप में पढ़ाएंगे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली किताब से, तो बहुत अच्छे से कराएंगे। यहाँ पे तो आपको ये देखना है कि पूरे छायावाद काल में एकांकी में कौन कौन से प्रमुख लोग रहे हैं, बस इतना जानना है। बाकी अन्य विधाओं पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। और रामचंद्र शुक्ल सीरीज को कंप्लीट देखते रहे, इसको भी देखें तो शुरुआत से देखें तो ही समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।